चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 12 यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको करा रहा हूँ सभी अनसोल्ड पेपर का सॉल्यूशन, जिससे आप यूपी बोर्ड में धमाल मचा सकें, तहलका मचा सकें। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो अनसोल्ड पेपर है उसी से 95% जो पेपर है वो आपका रिपीट किया जाता है। अगर आपको वही क्वेश्चन नहीं पता होंगे, वही क्वेश्चन आपको अगर नहीं पता होगा, वही क्वेश्चन आप नहीं करेंगे, वही क्वेश्चन की अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे यूपी बोर्ड में। तो इसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप अच्छे तरीके से पढ़ें और अच्छे तरीके से इन्हें सोल्व करें। ठीक है, तो दोस्तों इस स्पेशल सीरीज के कुछ पार्ट मैंने अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जाकर जल्दी से जल्दी देख सकते हैं और बोर्ड में धमाल मचाने की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं इस स्पेशल सीरीज का ये पार्ट नंबर 5 है, फिजिक्स क्लास 12 यूपी बोर्ड का 2025 346 JW ये सेट है यूपी बोर्ड का। ठीक है, तो जिसे नहीं पता उसके लिए बता दूं कि ये यूपी बोर्ड है वो हर साल 7 सेट बनाता है। कितने सेट बनाता है? 7 सेट बनाता है। कितने सेट बनाता है? 7 सेट। और 7 सेट अलग अलग जिले में भेजे जाते हैं। मतलब एक सेट इस जिले में भेज दिया, एक सेट दूसरे जिले में भेज दिया, मतलब मंडल का हिसाब होता है। ठीक है, 2-3 जिले या 4 जिले एक मंडल में होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से ये सेट तैयार किए जाते हैं। एक सेट नहीं बनता पेपर का, एक सेट नहीं बनता यूपी बोर्ड का। ठीक है, तो हमने जो 2025 फिजिक्स क्लास 12 के 4 सेट अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो आप उन्हें देख सकते हैं। पहले सीक्वेंस था देखते आएंगे, सेट नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब 5 देखेंगे। ठीक है, तो क्लियर है बात। तो सभी 7 सेटों को आपको अच्छे तरीके से करना है। एक ये कंफ्यूजन दिमाग में से निकाल देना है कि जो क्वेश्चन 2025 में आ गया वो 2026 में नहीं आने का, या 2026 में आ गया वो 27 में नहीं आने का। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये यूपी बोर्ड है और यूपी बोर्ड 7 सेट बनाता है और उन्हें खुद नहीं पता होता कि कौन से सेट में, कौन से जिले में, कौन सा क्वेश्चन हमने भेजा था। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं और जो क्वेश्चन होते हैं, जो पेपर आता है वो 95% जो पेपर आता है वो आपका कहाँ से आता है? अनसोल्ड पेपर से आता है। कहाँ से आता है? अनसोल्ड पेपर से आता है। अगर आपने इन्हें अच्छे तरीके से कर लिया तो आपको यूपी बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। सबसे पहली बात है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी, स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा। ये नहीं है कि आप अनसट पढ़ते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, और डेरिवेशन सोल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, सब एक एक चीज बताऊंगा, बहुविकल्पीय प्रश्न भी बताऊंगा। उनमें जो न्यूमेरिकल आएंगे उन्हें भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और एक एक चीज आपको बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, जिसने मेरे ये पार्ट देखे हैं, मतलब 4 पार्ट तक, यानी सेट नंबर 4 तक, तो आपके लिए आपको पता लग गया होगा कि कितने अच्छे से आपके समझ में आ रहा है और आप कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं उन्हें देखकर। ठीक है, तो सारा जो पेपर है वो यहीं से आता है, अनसोल्ड पेपर में से लगभग। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कैसे पढ़ना है और कैसे आपको नहीं पढ़ना है। और दूसरी बात मैं आपको आगे भी बताता चलूंगा कि डेरिवेशन जो बुक और आपके मॉडल पेपर में छपा हुआ है एज इट इज नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप उसे रटने में लगे रहोगे तो आप जो मेन टॉपिक है उसे छोड़ दोगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और अगर आपने एक क्वेश्चन कर भी लिया रट के तो क्या फायदा एक क्वेश्चन का, और वही क्वेश्चन ना आया तो क्या करोगे? ठीक है, तो ये चीजें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से, एग्जाम के लिहाज से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेट को। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है हमारे पास। खंड ए। ठीक है, पहले का क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? पहला, आवेश क्यू चुंबकीय क्षेत्र बी के अनुदिश बी चाल से प्रवेश करता है। चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर बल होगा। कौन सा बल होगा आवेश पर? तो कितना बल होगा? ठीक है, तो क्या होगा? 0। ठीक है, आवेश पर कितना बल होगा? 0 होगा। ठीक है, क्लियर? अब देखते हैं ख, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युतिक बल F1 है। माध्यम बदल देने पर आवेशों के बीच स्थिर वैद्युतिक बल F2 हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक होगा, यानी परावैद्युतांक क्या होगा? तो क्या होगा? के F1/F2। इस पर टिक लगाएंगे और यहाँ 0 पर आप टिक लगाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बढ़ेंगे अब तीसरे क्वेश्चन यानी ग पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ग, बहुविकल्पीय क्वेश्चन ही है ये। क्या दिया हुआ है हमारे पास? ग, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखा है। संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी? यानी संयोजन की फोकस दूरी हमें बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहला कहा है इसने 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। ठीक है, तो संयोजन में रखे हैं और 2 फोकस दूरी है। एक को मान लेते हैं F1। F1 बराबर कितना है? 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर।
ठीक है, क्यों है 18 सेंटीमीटर अवतल का कहा इसने, तो अवतल लेंस है, ठीक है, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कहाँ में ली जाती है, माइनस में, तो क्या लगाएंगे पहले, माइनस। ठीक है, अब फोकस 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस है, अब उत्तल लेंस की बात कर रहा है यानी f2 की बात कर रहा है, तो f2 कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ये उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी प्लस में ही रखते हैं हम। ठीक है, और क्या होता है फॉर्मूला, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, संयोजन का यही फॉर्मूला है। ठीक है, संयोजन का क्या है, यही तो फॉर्मूला है। तो 1/f बराबर 1/f1 का मान कितना है, माइनस के 18 और प्लस 1/f2, f2 का मान कितना है 12। ठीक है, और इसे आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, 1/f बराबर ये जो माइनस है ये यहाँ पर लिख लेते हैं हम, 18 प्लस 1/12, इससे आसानी हो जाती है हमें। ठीक है, माइनस प्लस में कंफ्यूज नहीं हो पाते। ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे, 18 और 12 का जब हमें एलसीएम निकाल लेंगे, 2 से कट रहा है दोनों, तो 2 से काटेंगे 9 आ जाएगा, 2 नीम, और ये 6 आ जाएगा, ये 3 पर कटेंगे, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब नहीं कट सकते हैं, दोनों संख्या जो है एक संख्या पर नहीं कट सकती, तो अब इनकी गुणा कर लेंगे, इसे ऐसे तो निकलता है एलसीएम, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 36। तो 1/f बराबर कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, 36 रख लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, 18 से इसे भाग करेंगे। ठीक है, इसे हर को इससे भाग करते हैं। ठीक है, ये मेथड है, 18 से भाग करेंगे 36 को, तो 18 दूनी 36, 2 आएगा 2। ठीक है, ऐसा है, समझने का प्रयास करेंगे एक एक चीज को, 18 दूनी 36 पूरा कट जाएगा, 2 आएगा। अब ये 2 आया भागफल, इसके ऊपर गुणा, 2 एकम 2, तो ये माइनस का क्या है 2, माइनस तो यही, तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है, प्लस का चिन्ह है बीच में, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब फिर 12 से भाग करेंगे इसे, तो 12 से भाग करेंगे 36 को, तो 12 तिया 36, क्या आएगा 3, 3 की अब ऊपर गुणा होगी, 3 एकम 3। क्लियर है यहाँ तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब 1/f बराबर 1/f बराबर क्या आ जाएगा, ये प्लस का 2 है, सॉरी ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 3 है, प्लस का 1 बचेगा, तो 1/36। तो यहाँ से f बराबर आपके पास क्या आ जाएगा 36, f बराबर क्या आ जाएगा 36 सेंटीमीटर, यही इसका क्या होगा आंसर। तो आप 36 सेंटीमीटर पर टिक लगाइए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बढ़ेंगे आगे। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या है, पश्च अभिनति में आदर्श पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध होता है, क्या होता है, अनंत, अनंत पर टिक लगाएंगे। ठीक है, डे किसी चालक तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, तार के पदार्थ पर, इस पर टिक लगाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चेन। ठीक है, बहुविकल्पी ये भी न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, फिर इसका आंसर हम बताएंगे क्या आता है। ठीक है, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल को 1.9 वोल्ट ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर प्रवाहित धारा 0.75 एम्पियर है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। सबसे पहले 1.5 वोल्ट का विद्युत वाहक बल इसने दिया हुआ है, यानी E बराबर, E क्या दिया हुआ है 1.5 वोल्ट। ठीक है, विद्युत वाहक बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे, और सेल को 1.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल R से, 1.9 ओम ये दिया हुआ है। ठीक है, से जोड़ने पर प्रवाहित धारा भी दी हुई है, धारा माने I, कितना दिया हुआ है 0.75 एम्पियर। ठीक है, क्लियर है आता। चलिए, अब फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, E बराबर I R प्लस R, यानी छोटा r प्लस बड़ा R, या बड़ा R प्लस छोटा। ठीक है, अब इसमें मान रख देंगे, E का मान कितना दिया हुआ है हमारे पास 1.5 रख दिया, बराबर I का मान 0.75 0.75 और R का मान 1.9 प्लस स्मॉल r हमें निकालना है। तो ये कहाँ चला जाएगा 0.75, इसके नीचे लिख सकते हैं हम इसे, तो 1.5 बटा 0.75 बराबर
1.9 प्लस आर, इधर 1.9 प्लस आर बन जाएगा, ये तो इसके नीचे चला गया। ठीक है, अब देखते हैं हम। अब ये एक अंक के बाद पॉइंट है, इसे हटा लेंगे और एक जीरो यहाँ पर बढ़ा लेंगे। यहाँ पर 2 अंकों के बाद पॉइंट है, इसे हटा लेंगे और 2 जीरो बढ़ा लेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये क्या बन जाएगा, डायरेक्ट नहीं करता वरना कंफ्यूज हो जाओगे। 15/100, क्योंकि पॉइंट तो हट चुका, 15 बन गया, ये 100 और ये बन जाएगा 75 गुणा 10। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, और 15 पंजे 75, 5 से कट जाएगा पूरा, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगी और ये आपके पास चल ही रहा है 1.9 प्लस आर। ठीक है, तो क्या बचेगा, अब ये भी कट जाएगा, 10 बच गया ना, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 बराबर 1.9 प्लस आर। बाकी सब तो कट चुका, बाकी सब तो कट गए, क्या बचेगा 2। ठीक है, 2 हमने लिख दिया। अब इसे इधर ले आएंगे तो 2 माइनस, इधर प्लस का है 1.9, इधर आ जाएगा जब बराबर से तो क्या हो जाएगा माइनस का, बराबर इधर क्या बच जाएगा और। अब 2 में से 1.9 घटाएंगे, क्या बचेगा, कैसे घटाएंगे, ऐसे 1.9। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट मिला लेते हैं और जब पॉइंट नहीं होता तो पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा लेते हैं। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपके पास 10, 10 में से 9 गए, कितना बचेगा 1, और यहाँ तो ये हासिल ले लिया था तो यहाँ कितना रह जाएगा अब 1, तो पॉइंट तो ये है ही यहाँ, तो क्या आ जाएगा आपके पास 0.1। ठीक है, आर के बराबर, या ऐसे लिख लो 0.1 बराबर आर, या क्या लिख सकते हैं हम, आर बराबर 0.1 ओम। यही होगा इसका आंसर, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ठीक है, कुछ समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, खंडवय। खंडवय देखेंगे, इसमें देखेंगे दूसरे का क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का समीकरण लिखिए। ठीक है, क्या करना हमें, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का समीकरण लिखिए। ठीक है, क्या है हमारे पास, एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इनमें बस फॉर्मूला, मात्रक और छोटे छोटे न्यूमेरिकल है जो मैं पूछता है। ठीक है, तो जितना पूछा है बस उतना ही लिखना है, एक नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। क्या पूछा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का समीकरण लिखिए। तो क्या लिखेंगे, 1/2 mv² बराबर HV माइनस V0। ठीक है, V0 बोलते हैं। द्रव्य तरंगों के तरंगदैर्ध्य के लिए दे ब्रोगली का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो आंसर में लिखेंगे लैम्डा बराबर h/p। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये यहाँ तक हो गए। अब लिखते हैं गया गया न्यूमेरिकल है। ठीक है, उससे सोल्व करेंगे। पहले दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास। गए क्या है, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र समीकरण Ez बराबर 60 साइन 500x प्लस 1.5 गुना 10⁻11t वोल्ट प्रति मीटर है। तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण लिखिए। ठीक है, तो सोल्व करेंगे इसे। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, Ez बराबर 60 साइन 500x प्लस 1.5 गुना 10⁻11t वोल्ट प्रति मीटर। क्या है, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें तुलना करते हैं हम किससे, अब तुलना भी छोड़ दो। यहाँ ये क्या होता है, जब यहाँ पर EZ है, ठीक है, E वाली टर्म है, तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहला ये ध्यान रखेंगे E0 होता है, क्या होता है E0। ठीक है, अगर यहाँ B है तो यहाँ क्या होगा B0 यानी B0, ये ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, तो अभी हमारे पास E0 तो है, अगर हम तुलना करेंगे तो ये क्या है 60 E0। हमें क्या निकालना B0, और B0 का मान क्या होगा, B0 कैसे निकलेगा, B0 बराबर होता है E0/C। B0 बराबर क्या होता है E0/C। ठीक है, और C का मान क्या होता है 3 गुणा 10⁸, ये आपको पता ही है, मान रख देंगे। तो B0 बराबर क्या आ जाएगा, E0 का मान 60 और बटा 3 गुणा 10⁸। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, क्या आ जाएगा 20। तो B0 बराबर आ जाएगा 20 गुणा, ये ऊपर जाएगा, ये काहे का हो जाएगा माइनस का, यहाँ प्लस का है, ऊपर जाते ही माइनस का, और ये जो है एक जीरो हट जाएगी। जब हम एक जीरो हटाएंगे इसकी तो क्या लिखेंगे इसे 2, मान लिया हम इसे लिखना चाह रहे हैं 2, तो 2 लिख रहे हैं जब हम 20 को, तो क्या एक जीरो ये हट जाएगी, तो क्या हो जाएगा इससे, ये हो जाएंगे 10⁻⁻7, 10⁻⁻7। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है बिल्कुल भाई, B0 है। ठीक है, अब हमें लिखने है समीकरण, इसने पूछा है तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण।
तरंग के चुंबकीय अक्षेत्र का समीकरण। ठीक है, जो तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण, तो क्या निकलेगा, बी, ये क्या है, जेड, ये वाई। ठीक है, बी वाई बराबर B0 का मान आ गया, जो सबसे स्टार्टिंग में होता है वो क्या होता है, B0 हमने निकाल ही लिया, 10⁻⁷। बाकी सेम सारा एज इट इज रहेगा, जो का तो ही रहेगा। ठीक है, साइन है साइन, 500 है 500, एक्स है एक्स, 1.5 है, 10⁻11 है, टी है। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर? ठीक है, और चूंकि ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की समीकरण है, तो इसका मात्रक लगा देंगे हम टेस्ला। ठीक है, बस इतना ही करना है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कुछ समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्या है, प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 220 वोल्ट है, विभव का शिखर मान लिखिए। ठीक है, ये फिक्स होता है। ठीक है, इसे लिखना है, इसने भी बोला लिखो। ठीक है, निकालने को नहीं बोला, लिखने को बोला, तो क्या होगा आंसर इसका, 311 वोल्ट आप लिख देंगे। ठीक है, अब क्या दो समविभव पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, कारण सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, जो समविभव पृष्ठ है, क्या मैं एक दूसरे को काटते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ये बताना है। मैं अगर मैं करते हैं क्यों करते हैं, अगर मैं नहीं करते क्यों नहीं करते। ठीक है, कारण बताना है, तो आंसर लिखेंगे नहीं। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, इसका कारण यह है कि यदि मैं प्रतिच्छेद करते तो उस प्रतिच्छेद बिंदु पर वैद्युत विभव के दो अलग अलग मान होते। सीधी सी बात है, दो अलग अलग मान होते, प्रतिच्छेद करते तो काट देते दो भागों में। ठीक है, जो संभव नहीं है, जो क्या है, संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी बिंदु पर केवल एक ही विद्युत विभव हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि किसी भी बिंदु पर केवल एक ही विद्युत विभव हो सकता है, इसलिए समविभव पृष्ठ के जो बिंदु हैं, ठीक है, समविभव पृष्ठ जो हैं, वे परस्पर परिच्छेद नहीं करते। ठीक है, क्योंकि बिंदुओं में कटेगा। अब देखो, मान लिया जैसे समविभव पृष्ठ है, एग्जांपल के तौर पर मान रहे हैं, और ये हमने काट दिया, ये बिंदु से काट दिया बीच से या इधर से, तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो विद्युत विभव कितने हो जाएंगे, दो, जो संभव नहीं है। ठीक है, जो संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए बिंदुओं का आप ध्यान रखेंगे, इन पॉइंट का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं 6, नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो आंसर में लिखेंगे नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत पर। ठीक है, किस पर, नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत पर ये निर्भर करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। बढ़ते हैं फिर आगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, खंड से। ठीक है, खंड से चल गए, दो नंबर के क्वेश्चन है। क्या है, तीसरे का क्या है, किसी चालक की विद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है। चालक की विद्युत धारिता का मात्रक लिखिए। ठीक है, मात्रक भी बताना है और इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है। समझाऊंगा सिंपल तरीके से क्या होती है विद्युत धारिता। ठीक है, तो क्या है आंसर में, किसी चालक को दिए गए आवेश क्यू तथा उसके कारण चालक की विभव V में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। C बराबर होता है Q/V, मात्रक होगा फैराड अथवा कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे होती क्या है विद्युत धारिता। अगर मान लिया आपके पास डेफिनेशन नहीं याद है, तो आप क्या लिखेंगे, फॉर्मूला अगर आपके याद है, आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है, C बराबर Q/V। C क्या होता है, धारिता, और Q क्या होता है आपके पास, आवेश। तो आप क्या लिखेंगे, आवेश Q तथा विभव V के अनुपात को क्या कहते हैं हम, चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ये जो होता है हमारे पास C बराबर Q/V है, इसे क्या लिखा जा सकता है, Q अनुपात V लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, Q अनुपात V लिखा जा सकता है। इन दोनों का जो अनुपात है वो किसके बराबर है, C के बराबर है। इसका मतलब आवेश तथा विभव का जो अनुपात है उसे क्या बोलते हैं हम, विद्युत धारिता बोलते हैं। ठीक है, इसे C से प्रदर्शित करेंगे। सिंपल बात ये है, आसान तरीका ये है याद रखने का। ठीक है, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। लॉरेंज बल के लिए समीकरण लिखिए। एक ही स्थान पर लगाए गए 5 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर के विद्युत क्षेत्र और 5 × 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन बिना विचलित हुए गुजर जाता है। इलेक्ट्रॉन के वेग की
गणना कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लॉरेंज बल के लिए जो समीकरण है वो लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? लॉरेंज बल के लिए समीकरण क्या होती है वो देखते हैं। समीकरण होती है F बराबर Q E प्लस V गुणा B। ठीक है, ये होती है लॉरेंज बल के लिए समीकरण। क्लियर है? चलिए, अब इसने पूछा है न्यूमेरिकल कि एक ही स्थान पर लगाए गए 5 गुना 10 की पावर 4 वोल्ट प्रति मीटर के विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा है। विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं ई से। ई बराबर 5 गुना 10 की पावर 4 वोल्ट प्रति मीटर और 5 गुना 10 की पावर -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं बी से। बी बराबर दिया हुआ है 5 गुना 10 की पावर -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर है भाई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब ई का मान भी है, बी का मान भी है, और हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना करनी है। तो इलेक्ट्रॉन का वेग बराबर होता है ई बटा बी। इलेक्ट्रॉन का वेग v बराबर होता है ई बटा बी। अब मान रख देंगे इसमें, तो v बराबर क्या आ जाएगा? ई का मान कितना है? 5 गुना 10 की पावर 4 बटा b का मान कितना है? 5 गुना 10 की पावर -2। ठीक है भाई, ई का मान ई की जगह, ठीक है, बटा b का मान b की जगह। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? v बराबर 10 की पावर 4 बटा 10 की पावर -2। इसे ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, 10 की पावर 2 है, माइनस के नीचे ऊपर जाएगी तो कहेंगे हो जाएगी प्लस की। तो v बराबर आपके पास आएगा 10 की पावर 4, ये भी प्लस हो जाएगा ऊपर जाके। तो v बराबर आपके पास हो जाएगा 4 ये है और 6 ये है, तो 4 और 2 6, और यही आ जाएगा इसका आंसर, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आंसर ये है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे। कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्या दिया हुआ है? नाभिक की बंधन ऊर्जा का अर्थ समझाइए। नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन की द्रव्यमान संख्या पर निर्भरता को लिखिए। ठीक है, निर्भरता लिखनी है हमें। क्या देखते हैं, आंसर लिखेंगे और हेडिंग डाल लेंगे, बंधन ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, तो क्या है बंधन ऊर्जा? किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है। बाह्य ऊर्जा का मतलब जो बाहर से दी जाने वाली ऊर्जा है। ठीक है, वही उत्पन्न नहीं होती, ये बाहर से दी जाती है, जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। जबकि बंधन ऊर्जा है, जबकि नाम क्या है इसका? बंधन ऊर्जा, बांधने वाली ऊर्जा, लेकिन ये बांधती नहीं है, ये अलग अलग करती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, कभी कंफ्यूज हो जाओ तो परस्पर अलग अलग करने के लिए जो आवश्यक होती है, यानी ये अलग करती है, डिवाइड करती है पार्ट में। ठीक है, तो इसलिए इसे बोला जाता है बंधन ऊर्जा, लेकिन नाम इसका गलत है। ठीक है, नाम से कंफ्यूजन नहीं होना, नाम इसका बंधन ऊर्जा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ये बांधती नहीं, तोड़ती है। ठीक है, परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है, बंधन ऊर्जा कहलाएगी। ठीक, अब निर्भरता की बात करेंगे। जो 56 द्रव्यमान संख्या वह उसके निकट वाले हैं, उसके आसपास वाले हैं, द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों की बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ये चीज ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। ठीक है, सबसे अधिक होती है। इससे कम तथा अधिक द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों की बंधन ऊर्जा कम होती है। ठीक है, 56 द्रव्यमान संख्या वाले और उसके निकट वाले जितने भी हैं उनकी अधिक होती है, और जो इससे कम होंगे, ठीक है, या ज्यादा होंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा या बहुत कम, ठीक है, तो उनकी क्या होगी? बंधन ऊर्जा कम होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश का चित्रीय निरूपण दीजिए। किसी पारदर्शी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 60 अंश है। अपवर्तन कोण एवं माध्यम के अपवर्तनांक का मान प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला पूछा है इसने ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश का चित्रीय निरूपण कीजिए, वो हमने कर दिया। ये तो है समतल ध्रुवित प्रकाश यानी ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, ये है अध्रुवित प्रकाश। ठीक है, समतल ध्रुवित, जो ध्रुवित प्रकाश होगा वो ऐसे चलेगा सीधा, और ये चलेगा इधर इधर उधर ऐसा। ठीक है, तो ये होगा अध्रुवित प्रकाश। सिंपल सा इसका ये चित्र है, चित्रीय निरूपण हमने कर दिया है। अब पूछा है इसने न्यूमेरिकल, इसे देखते हैं। किसी पारदर्शी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 60 अंश है। ठीक है, ध्रुवण कोण यानी आईपी। ध्रुवण कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? आईपी से। कितना दिया हुआ है?
60 अंश। ठीक है, क्लियर है भाई यहाँ तक तो? ठीक है, और ये जो आईपी और प्लस आर बराबर होता है 90, आईपी प्लस आर बराबर होता है 90। इसने पूछा है अपवर्तन कोण यानी आर का मान पूछा है। तो अगर हम यहाँ आर का मान निकाला यहाँ से, तो ये आईपी इधर जाकर कहीं का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, आईपी यहाँ प्लस का है, इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, सॉरी माइनस का, तो माइनस आईपी लिख सकते हैं। क्लियर है? अब आईपी का मान यहाँ पर रख लेंगे, तो आर बराबर 90 माइनस आईपी की जगह रखेंगे 60, तो आर बराबर आपके पास आ जाएगा 30। यही होगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब आ जाते हैं हम बात, अपवर्तन कोण हो गया, अब माध्यम के अपवर्तनांक का मान पूछा है इसने। ठीक है, माध्यम के अपवर्तनांक का मान इसने पूछा है। ठीक है, तो ये होता है n बराबर 10 IP। फॉर्मूला क्या होता है इसका? n बराबर 10 IP। जब IP दिया हुआ हो या IP हमें पता हो और अपवर्तनांक निकालना हो तो फॉर्मूला ये लगाएंगे n बराबर 10 IP। और IP का मान जो है वो कितना है? 60 है, 60 अंश दिया हुआ है, और 10 60 का जो मान है वो कितना होता है? √3। यही आपके पास आंसर आ जाएगा अपवर्तनांक। ठीक है, तो तीनों चीजें हमने लिख दी, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे। कुछ समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। खंड द, ठीक है, क्या है? चौथे का क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा आपको, इसे खुद करना है। ठीक है, छांटने हैं बस इसमें। क्या दिए गए विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे लंबे तरंग देती है और उच्चतम आवर्ती वाले तरंगों के नाम लिखिए। ठीक है, तो कुछ काम आप अपने आप करेंगे, खुद करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे इसमें? तो क्या करेंगे, ये जो तरंगे दी हुई है, सूक्ष्म तरंगे, एक्स किरण, रेडियो तरंग एवं गामा किरणें, ठीक है, इनमें सबसे पहले क्या बताना है? ठीक है, क्योंकि कुछ दिमाग जो है अपना लगाओगे, ठीक है, तो ढूंढोगे तो माइंड अच्छा होगा। सबसे लंबे तरंग दे रही है बताने हैं, और उच्चतम आवर्ती वाली तरंगों के नाम लिखने हैं, इनमें से छांट कर। ठीक है, क्रम वाइज लिख देंगे बिल्कुल। चलिए ख देखते हैं अब। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ख, परमाणु की अस्थायी कक्षा से क्या अभिप्राय है? हाइड्रोजन परमाणु की अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र निगमित कर इसका इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या से संबंध का उल्लेख कीजिए। ठीक, आंसर लिखेंगे और हेडिंग डालेंगे परमाणु की अस्थायी कक्षा। क्या होती है परमाणु की अस्थायी कक्षा, ये देखेंगे सबसे पहले। परमाणु की अस्थायी कक्षाएं में निश्चित रास्ते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बिना ऊर्जा खोए या प्राप्त किए चक्कर लगाते हैं, जिससे परमाणु स्थिर रहता है। ठीक है, अस्थायी कक्षाएं का मतलब है, मतलब कहीं से उन्हें बाहर से ऊर्जा की, ठीक है, या प्राप्त करने खोने की, ना तो वो खोते ना वो प्राप्त करते, फिर भी चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसी कक्षाएं क्या कहलाएंगी? अस्थायी कक्षाएं कहलाती हैं परमाणु की। ठीक है, सिंपल सी बात है। परमाणु के अस्थायी कक्षाएं वे निश्चित रास्ते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बिना ऊर्जा खोए या प्राप्त किए चक्कर लगाते हैं, जिससे परमाणु क्या होता है? स्थिर रहता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ तक का, फिर बढ़ेंगे आगे। दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्या दिया हुआ है हमारे पास? चुंबकीय द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। करेंगे इसे बहुत ही सिंपल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आंसर में सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव को परिभाषित करना है तो चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा लिखेंगे हम। तो क्या है हमारे पास? चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसी व्यवस्था है, चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समान परिमाण के दो विपरीत चुंबकीय द्विध्रुव, ठीक है, चुंबकीय ध्रुव, सॉरी द्विध्रुव नहीं, ध्रुव, एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं। कहने का मतलब, जब चुंबकीय द्विध्रुव की बात कर रहा है, द्विध्रुव माने जिसके दो ध्रुव हों, ठीक है, और चुंबकीय है, चुंबकीय द्विध्रुव की बात कर रहा है। जैसे हम विद्युत में करते थे, जब विद्युत द्विध्रुव की बात करते थे तो माइनस और प्लस के वो आवेश होते थे ऐसे, ये माइनस क्यू, ये आपने पढ़ा भी होगा, और ये प्लस क्यू। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया भी था आपको, और इनके बीच की दूरी 12 हम लेते थे। ठीक है, तो ये जो बना हुआ है ये क्या है? ये विद्युत द्विध्रुव है। ये क्या है? विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही चुंबकीय द्विध्रुव है। चुंबकीय इसमें आवेश होते थे। अब इसमें देखो, चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समान परिमाण तो समान है, जैसे यहाँ तक, यहाँ भी क्या हुआ है, यहाँ भी क्या हुआ, लेकिन विपरीत है। विपरीत का मतलब एक का चिन्ह माइनस है, एक का चिन्ह प्लस है। ठीक है, विपरीत चुंबकीय द्विध्रुव एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर
रखे होते हैं। सेम वही प्रोसीजर है, समझ के बाद, ठीक है, क्लियर। अब इसका करते हैं हम इसके डेरिवेशन का सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो देखते हैं। बल आघूर्ण किसके बराबर होता है, टो के। बल आघूर्ण टो बराबर होता है बल गुणा लंबवत दूरी, बल गुणा लंबवत दूरी, ठीक है भाई। ऐसा ही हमने डेरिवेशन विद्युत में भी करा था चैप्टर नंबर 1 में। आसान सा है, 2 लाइनों में से सोल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल। प्रदर्शित करते हैं बल को एम बी से, एम बी, एम है छोटा, ठीक है, बी बड़ा, गुणा लंबवत दूरी 12 sin थीटा, 12 sin थीटा। चित्र की जरूरत नहीं है यहाँ, सिंपल ऐसे ही करेंगे हम, ठीक है। और बनाना चाहो तो बना भी सकते हो आप, ठीक है। तो एम बी 12 sin थीटा, ठीक है, क्लियर है। अब जो 2L है, जो 2LM है वो किसके बराबर होता है, ये 2L और M, ये तीनों किसके बराबर होते हैं। पहले ना क्या करते हैं, एक जगह लिख लेते हैं 2LM, ठीक है। इन तीनों को एक जगह लिख लिया 2LM, ठीक है। B बचेगा, अभी ये B और sin थीटा एक और लगा लिया इसके साथ, ठीक है, ये है इसके साथ sin। अब ये जो 2LM है ये होता है कैपिटल M के बराबर। इसके बराबर, ये टो के बराबर चल रहा है भाई यहाँ, ये कैपिटल M के बराबर। तो ये क्या बच जाएगा, इसकी जगह लिख लेंगे 2LM की M, और B तो यही है आपके पास, और ये हो जाएगा sin थीटा। और लिख भी लेंगे चूंकि M बराबर होता है 2LM। क्लियर, क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो यानी 90 हो तो क्या होगा, थीटा बराबर MB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, MB। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, MB, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। बस क्या पूछ रहा है, बस यहीं तक कर देंगे, काफी है। या फिर टो का मान M का मान निकालना चाहो, यहाँ से M का मान निकाल सकते हो। टो बराबर MB है तो या MB बराबर क्या लिख सकते हैं हम, टो लिखा जा सकता है। MB बराबर क्या लिखा जा सकता है, टो बराबर MB या MB बराबर टो। तो B M बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से टो बटा B कहाँ चला जाएगा, इसके बटे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्या दिया हुआ है, दिए गए परिपथ की सहायता से परिपथ का कुल प्रतिरोध तथा सेल से प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। सेल से प्रवाहित धारा की गणना में करनी है, ठीक है। तो चित्र दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ये 100 ओम है, ये 50 ओम है, ये 75 ओम है, ये 50 ओम है, ठीक है, क्लियर है। अब इसका ऐसा करेंगे हम सोल्व, ठीक है। कैसे करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो है प्रतिरोध कौन कौन से, 50, 75 और 50, ये कौन से हैं, कौन से क्रम में है, ठीक है। हमें दिख रहे हैं सिंपल तरीके से समांतर क्रम में ही दिए गए हैं, ठीक है। इतना तो पता है कौन सा क्रम है, समांतर क्रम है, ठीक है। समांतर क्रम है तो लिख देंगे 50 ओम और 75 ओम व 50 ओम काय में है, समांतर क्रम में है। तब तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, क्योंकि प्रतिरोध है, और जब प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं तो कैसे जोड़े जाते हैं, 1 में जोड़ते हैं। तो 1/r, तो 1/r लिया हमने, लेकिन r डैश ले लो इसे, ठीक है, या r1 तो ना लो, r डैश ही ले लो, क्योंकि r1 r2 r3 तो ये दिए हुए हैं हमारे पास, डायरेक्ट नहीं जुड़ते, 1 में जोड़ते हैं। तो बराबर कैसे जुड़ेंगे, 1/50 प्लस 1/75 प्लस 1/50, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। समांतर क्रम, श्रेणी क्रम को समझ लो, समांतर अपने आप समझ में आ जाएगा, श्रेणी क्रम भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले से सोल्व करते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। तो 50, 75 और 50 क्या है, समांतर क्रम में है, ठीक है। अब ये तीनों ही हमने क्यों लिए, सबसे पहली बात, ये पूरे एक परिपथ में है, एक बॉक्स में है, ये मान के चलो, सिंपल तरीका यही है कि ये तीनों इससे अलग हैं, ठीक है। और जब ये मिल जाएंगे तीनों समांतर क्रम में, जब हम इन्हें जोड़ देंगे तब ये एक ही लाइन पर दिखेंगे, और जब ये एक ही लाइन पर दिखेंगे तो वो कौन सा क्रम होगा आपके पास, श्रेणी क्रम होगा। वो कौन सा क्रम होगा, श्रेणी क्रम होगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं, 50, 75 और 50 का कितना होगा बताओ।
50, 75 और 50 का एलसीएम कितना होगा? 5 पे कट जाएगा, 5 पे काटेंगे, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 इसी से 5 से काटेंगे तो क्या आएगा? 5 एकम 5, 2 पचो पचो 25, ये कितना आ जाएगा? 10। और अब फिर 5 पे 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, फिर 2 पर 2 एकम 2, 3 तो ऐसा ही रहेगा, 2 एकम 2। ये एलसीएम निकालने का तरीका है। ठीक है, आप ऐसा एलसीएम निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं, अब इनकी एलसीएम कैसे निकलेगा? अब इनकी गुणा कर लेंगे जिनसे हमने काटा है और जो यहाँ पर बच गए हैं, या फिर ऐसा कर लो, अभी एक संख्या है 3, तो 3 पर भी चला देंगे, 1 1 1 1 1 हो जाएगा तो छोड़ देंगे नीचे। अब इनकी गुणा कर लेंगे, सारों की 4 की गुणा कर लेंगे, ये 4 हैं जो उनसे 1 2 3 4। अब पचो पचो 25, 25 दूनी 50 और 50 दिया 150, तो कितना आ जाएगा आपके पास एलसीएम? 150 यानी 150। तो 1/r' बराबर क्या आ जाएगा? 150। ठीक है, अब 150 यहाँ पर आ जाएगा। अब रूल क्या है? रूल ये है कि जो ये हर है इसकी इससे भाग करेंगे, यानी ऐसे 50 अंदर 150, 50 दिया 150, तो क्या आएगा आपके पास? 3। तो ये जो 3 आएगा इसके ऊपर गुना होगी यहाँ हंस में, तो 3 एकम 3 प्लस, ऐसे ही 75 को इससे भाग करेंगे तो क्या आएगा? 2। ठीक है, 75 दूनी 150, 2 आएगा, 2 के ऊपर गुना, 2 एकम 2, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर 50 की फिर गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3, 3 की फिर ऊपर गुणा करेंगे, 3 एकम 3। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 होता तो यहाँ तक है। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे? चलिए, तो 1/r' बराबर, इन्हें सबको जोड़ देंगे, 3 2 5 और 3 8, 8/150। ठीक है, क्लियर। और r' बराबर क्या आ जाएगा फिर? अभी तो ये 1/r है, जब हम r' लिखेंगे तो क्या आएगा? ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। क्लियर, तो हम लिख सकते हैं इसे 150/8। ठीक है, भाग कर देंगे, बताएंगे भाग करके क्या आएगा, देखते हैं। 8 से भाग करेंगे तो क्या आएगा भाई? 8 एकम 8, कितने बचेंगे आपके पास? 7, उतारी 0। अब कहीं पे चलेगा पड़ा? बताओ जल्दी। 8 64। ठीक है, तो क्या बचेंगे आपके पास? 6। ठीक है, अब पढ़ा चलता नहीं तो पॉइंट लगा लेंगे और 0 बढ़ा लेंगे, 8 7 56। फिर क्या बचेंगे? 4, अब 0 बढ़ा लेंगे, 8 पंजे 40, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 18.75 ठीक है, ओम। कितना आ जाएगा? 18.75 ओम। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अब ये जो 18.75 है, इस 100 ओम के साथ ये एक लाइन पर दिखेंगे ऐसा, ये तो 100 ओम हो गया, ये हो जाएगा 18.75, ऐसा मान के चलेंगे। 100 ओम ये 18.75, 10वीं में पढ़ा होगा आपने प्रतिरोध। तो ये एक ही लाइन पर दिखेंगे, तो ये होगा आपके पास श्रेणी क्रम, जिस क्रम में इसका पहले वाले का दूसरा सिरा अगले वाले के पहले वाले से जुड़ा हुआ होता है, वो कौन सा क्रम होता है? श्रेणी क्रम कहलाता है। ठीक है, क्लियर। तो चलिए, अब ये 100 ओम और ये 18.75 ओम, ये काहे में है? श्रेणी क्रम में है, तो लिख देंगे 100 ओम व 18.75 ओम किसमें है? श्रेणी क्रम में है। तब क्या होगा? तब कैसे जुड़ेंगे? तब कैसे जोड़ पाएंगे? आर बराबर क्या हो जाएगा फिर? ठीक है, 100 जब फाइनल हो जाएगा ना कि प्रतिरोध फाइनल निकलने वाला है, तब आर ले लेंगे। ठीक है, तो 100 प्लस 18.75 जोड़ेंगे, इन्हें कितना आएगा? 100 में 18.75 जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे। ठीक है, चलो ऐसा मान लो 100 तो ये है ही और 18 ये हैं, तो और 18 118 और 0.75, तो 118.75 ओम। क्लियर है, यही इसका आंसर होगा एक तो प्रतिरोध वाले का। ठीक है, प्रतिरोध पूछा ना, तो ये प्रतिरोध वाले का आंसर होगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम प्रवाहित धारा की, सेल में प्रवाहित धारा की। ठीक है, तो सेल में प्रवाहित धारा बराबर होता है I बराबर E/R प्लस R। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध प्लस कौन सा प्रतिरोध? बाह्य प्रतिरोध। ठीक है, क्लियर है। ये V बराबर IR लगा लो, ठीक है, उससे भी निकल जाएगा, V बराबर IR से निकल जाएगा, V बराबर IR। हाँ, तो R बराबर लग जाएगा वो फॉर्मूला, चलो इसे लगा लो, कोई बात नहीं। I बराबर E का मान कितना? 4.75 बटा ये दिया हुआ है बटा R का मान बाह्य प्रतिरोध
ये है 118.75, ठीक है। और आंतरिक प्रतिरोध कुछ है नहीं, तो इसका मतलब 0। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल। अभी ये पॉइंट्स हैं, 2 अंकों के बाद पॉइंट है। चलो ऐसा करो, इसे 7 पॉइंट और ये हो जाएगा 118.75, ठीक है। 2 अंकों के बाद यहाँ पॉइंट है, 2 अंकों के बाद यहाँ पॉइंट है। पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, जब पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो आई बराबर आपके पास आएगा 475/118.75, ठीक है भाई। दिख रहा ना क्लियर? नहीं दिख रहा, चलो साफ कर देता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ तक का। तो क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब यहाँ आई बराबर हमारे पास आ गया है 475/118.5, ठीक है। अब हम इससे भाग करते हैं, ठीक है, भाग करेंगे। चलिए 475 भाग करेंगे 118.75 से, ठीक है। अब ये बहुत छोटा है तो पॉइंट लगेगा, सीधी सी बात है। पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर 0 बढ़ा दी, तो ये बन गया 4750। अब ये जब 4750 बन गया, ठीक है, ये तो अभी फिलहाल बहुत छोटा है, सॉरी ये तो बहुत छोटा है। ये है 1 लाख तो नहीं है, 11,875 है, ठीक है। तो अभी ये 4000 ही है, अब भी नहीं चलता, तो एक और 0 लगा दी और फिर 0 लगा दी, ठीक है। अब कहाँ पे चल जाएगा पाड़ा है, ये बन जाएगा 11,875 और ये बन गया 47,500। तो ये चलेगा आपके पास 4 पर। देखो गुना करेंगे अब 118.75 की 4 से गुना करेंगे। 4 पंजा 20 की 0 हासिल 2, 4 चौक 28, 28 और 4 सॉरी 28 और 2 30, 30 की 0 हासिल लगे 3, 8 चौक 32 और 3 32 और 3 35, 35 का 5 हासिल लगे 3, 4 एकम 4 और 3 7 और 4 एकम 4, 47,500 पूरा का पूरा कट जाएगा 4 पर, तो 47,500। तो क्या आएगा आपके पास 0.04 एम्पियर इसकी आ जाएगी, धार आ जाएगी। क्या आ जाएगी? धार आ जाएगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे। कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। डे खगोलीय दूरदर्शी क्या है? खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए जबकि जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ठीक है। जबकि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? अनंत पर बनता है, ठीक है। सिंपल सा इसका वो चित्र है, एक चित्र पर ही ये क्वेश्चन डिपेंड है, ठीक है। चित्र पर ये क्वेश्चन डिपेंड है। ऐसा ही ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। ये 3 वो है दूरदर्शी, परावर्ती भी है, और एक तो ये है खगोलीय दूरदर्शी, एक परावर्ती दूरदर्शी है, और एक आपकी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है और तीनों में से एक लगभग हर साल पूछी जाती है। चित्र पर डिपेंड है ये सारी, तो चित्र आप तैयार करेंगे इन तीनों का, ठीक है। तीनों का आप चित्र अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। तो खगोलीय दूरदर्शी होती क्या है? यह एक ऐसा प्रकाशिकी यंत्र है जिसे दूर स्थित आकाशीय पिंडों जैसे चंद्रमा, तारे आदि देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा क्या है खगोलीय दूरदर्शी? यह एक ऐसा प्रकाशिकी यंत्र है, यंत्री है एक किस्म से, जिसे दूर स्थित आकाशीय पिंडों को जैसे चंद्रमा, तारे आदि देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चित्र आप इसका खुद बनाएंगे, ठीक है। चित्र आप इसका खुद बनाएंगे और एक बार बना के काम नहीं चलेगा इसके चित्र को, आपको ये चित्र कई बार बनाना पड़ेगा, तब जाकर आप इसे बोर्ड में कर पाओगे। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, चित्र की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 5वें का क, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम लिखिए। इसके आधार पर समतल आवेष्ट प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए, ठीक है। विद्युत क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए, ठीक है। ये चित्र बना लेंगे, इसका सिंपल सा चित्र है, ठीक है। चित्र जरूर बनाएंगे। ये गॉसीय पृष्ठ है, ये ई वेक्टर है, ये S1 पृष्ठ है, ये S2 पृष्ठ है, ये ए है क्षेत्र पर, ठीक है। बस इतना सा आप याद रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक तो? ठीक है। और ये जो है स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का परम है या गॉस का नियम, ठीक है, ये मैंने कई बार करा दिया है, आप वहां पर देख सकते हैं। हमारा मेन जो मकसद है वो है इस डेरिवेशन को सोल्व करना, ठीक है। ये जो है नियम हमने करा दिया है, जो पिछले सेट है उनमें कई बार ये करा चुके हैं हम, ठीक है। गॉस की परम और गॉस का नियम, ठीक है। अभी हम करेंगे इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्योंकि ये 2 पृष्ठ हैं, S1 पृष्ठ और S2 पृष्ठ, ठीक है, 2 पृष्ठ हैं, तो इसलिए इनके विद्युत फ्लक्स भी 2 होंगे। तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, फाई बराबर φ1 प्लस φ2, एक S1 पृष्ठ के लिए, एक S2 पृष्ठ के लिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब इनको, अब फाई बराबर क्या होता है वैसे, अगर हम बात करें समाकलन ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये होता है डीएल वेक्टर होता है, ठीक है। ए, हाँ ए है ना इसमें, ए डी वेक्टर, ठीक है।
और इसका भी क्या होगा, एक तो फाई 1 के लिए तो ये हो गया, और फाई 2 के लिए क्या होगा, समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसके लिए भी यही होगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसका इसे हम ओपन करेंगे, खोल लेंगे, यानी इसको फॉर्मूले को किससे खोल लेंगे, हमें पता है चूंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये भी कई बार हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूले का यूज ए बी कोस थीटा, अगर आप पिछले सेट देख रहे होगे तो आपको पता होगा ए बी कोस थीटा। ठीक है, अब फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं हम, ए बी कोस थीटा यानी ई डी ए कोस थीटा लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। समाकलन का चिन्ह लगा तो रहेगा ही ई डी ए कोस थीटा, ई डी ए कोस थीटा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि ई था, ए था, यहाँ ए लिख दिया, बी था, बी लिख दिया, वेक्टर हट गया, डॉट भी हट गया, और कोस थीटा ऐड हो गया। तो ऐसे ही ई यहाँ है, ई लिख दिया, डी ए यहाँ है, डी ए लिख दिया, और कोस थीटा लगा दिया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर है। और प्लस ऐसे ही इसमें होगा समाकलन ई डी ए कोस थीटा। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई बात समझ में ना आए तो आप पूछ लेंगे। ठीक है, परंतु यहाँ थीटा बराबर कुछ है ही नहीं, यानी 0 है। थीटा बराबर क्या है, 0। और जब थीटा बराबर 0 है तब क्या होगा, फाई ई बराबर समाकलन ई डी ए, ये कोस 0 का मान तो 1 होता है, कोस 0 का मान क्या होता है 1, चलो रख लेते हैं, रख कर दिखा देता हूँ, प्लस समाकलन ई डी ए कोस 0। अब लिखेंगे परंतु कोस 0 अंश बराबर 1, और जब कोस 0 का मान 1 होगा तो ये सब, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। जब ये 1 1 हो जाएंगे तो हट जाएंगे, ईडीए की 1 में गुणा करेंगे, क्या बचेगा ईडीए, तो वही रखेंगे फाई ई बराबर समाकलन ईडीए प्लस समाकलन ईडीए। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ई का समाकलन नहीं होता, ठीक है, ई का समाकलन नहीं होता तो ई को बाहर रख लेंगे समाकलन के चिन्ह से, तो फाई ई बराबर ई को बाहर रखेंगे, समाकलन किसका होगा डीए का, डीए का, प्लस ई का यहाँ पर भी नहीं होता तो समाकलन किसका होगा डीए का। क्लियर है यहाँ तक तो, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए अब जो दोनों समतल पृष्ठों का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, समान है, तो क्या लिखेंगे, नीचे जगह बचे रही नहीं बचे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इधर को क्या लिख देंगे, समाकलन, क्योंकि दोनों पृष्ठों का जो समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो समान है, तो डीए समाकलन डीए बराबर किसके है ए के, मतलब दोनों की जगह ए रखेंगे, दोनों की जगह ए रखेंगे, ए दिया हुआ है इसमें क्षेत्रफल। ठीक है, तो दोनों की जगह ए रखेंगे, इसकी जगह भी ए रखेंगे, इसकी जगह भी ए रखेंगे, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर ई, इसकी जगह क्या रखा ए, प्लस ई इसकी जगह क्या रखा ए, तो रख दिया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, फाई ई बराबर एक ई ए ये है, एक ई ए है ये है, तो कितनी ई ए हो जाएंगी आपके पास, 2 ई ए हो जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो ये इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये साफ कर देता हूँ एक्स्ट्रा, फिर बढ़ते हैं आगे। अभी एक्स्ट्रा था वो साफ कर दिया, अब आगे चलते हैं। अब क्या लिखेंगे, परंतु गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। ठीक है, अब गॉस की प्रमेय क्या होती है बताओ, फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये होती है, इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। ठीक है भाई, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है पृष्ठ आवेश घनत्व का, पृष्ठ आवेश घनत्व जिसे प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से, सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा ए, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से सिग्मा ए, क्या हो जाएगा क्यू बराबर सिग्मा ए। क्लियर है, ठीक है, तो ये इसे मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, इसे क्या मान लेंगे समीकरण 3। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब क्या करेंगे, जो 3 में मान आया समीकरण 3 में क्यू का, वो यहाँ रख देंगे समीकरण 2 में, तो लिखेंगे क्यू का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो रख देंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा पाई ई बराबर क्यू की जगह क्या रखेंगे सिग्मा ए बटा, तो यही एप्सिलॉन 0, ये बन जाएगी समीकरण 4। अब समीकरण 1 व 4 की तुलना कर देंगे, 1 व 4 की तुलना करने पर, 4 की तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है भाई, चलिए अब समीकरण 1 ये है, समीकरण 1 में भी फाई का मान ही है, और समीकरण
4 में भी है, दोनों फाई के मान है तो दोनों मान आपस में बराबर होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2EA बराबर किसके, ये जो 2EA है किसके बराबर होगा, सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन जीरो की तुलना कर रहे हैं। ये भी फाई का मान है, ये भी फाई का मान है। जब दोनों फाई के मान है तो इनके मान भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 2EA बराबर क्या होगा, सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, तो ए से ए कट जाएगा, ई बराबर क्या आएगा, ये 2 कहाँ जाएगा, इसके साथ बटे में, तो सिग्मा बटे 2 इसके साथ चला जाएगा 2, और ये एप्सिलॉन जीरो, यही आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे, कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। पीएन संधि डायोड के उत्क्रम अभिनति का परिपथ चित्र की सहायता से कार्यविधि समझाइए। ठीक है, ये आप खुद करेंगे, लास्ट चैप्टर है ये फिजिक्स का, फिजिक्स क्लास 12 का सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें चित्र दिया हुआ है तो इसे आप आसानी तरीके से खुद भी कर सकते हैं, थ्योरी टाइप है थोड़ा सा। ठीक है, इसे खुद करेंगे, चित्र सहित करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, गया प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिबाधा एवं प्रतिघात में अंतर होता है, क्या अंतर होता है। ठीक है, ये बताना। एलसीआर परिपथ में शक्ति गुणांक का सूत्र लिखिए। ठीक है, शक्ति गुणांक का सूत्र भी हमें लिखना है और अंतर भी बताना। ठीक है, अंतर क्या, डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, ये नहीं है कि एक लाइन इधर खींची और एक साइड प्रतिघात लिखा, एक साइड प्रतिबाधा लिखी, यही अंतर माना जाता है, नहीं। आपने डेफिनेशन लिख दी तो उनके डेफिनेशन से ही अंतर स्पष्ट होता है, इसमें क्या अंतर है। ठीक है, तो वो एलकेजी यूकेजी वाला काम नहीं करेंगे। ठीक है, जहां जरूरत होगी उसकी वहीं करेंगे। ठीक है, जहां जरूरत नहीं होगी वहां नहीं करेंगे। आंसर लिखेंगे और हेडिंग डालेंगे प्रतिबाधा, प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में प्रेरकत्व, प्रतिरोधक अथवा संधारित्र, तीन चीजों की बात ध्यान रखनी, तीन बातों का, क्या, प्रेरकत्व, प्रतिरोधक अथवा संधारित्र। ठीक है, द्वारा लगाए गए, ठीक है, धारा लगाए गए, दोबारा है भाई, धारा नहीं दोबारा, क्या है, दोबारा लगाए गए संयुक्त अवरोध को, संयुक्त माने जब मिलकर कर रहे हैं तीनों काम। ठीक है, संयुक्त अवरोध को क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। अवरोध माने क्या होता है, रुकावट पैदा करना, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड बराबर होता है √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब प्रतिघात की बात करते हैं। प्रतिघात क्या होता है, परिणाम प्रतिघात या प्रतिघात क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में, ये तो ये चले गई लाइन। ठीक है, प्रेरकत्व द्वारा, परिणाम प्रतिघात क्या होता है, प्रेरकत्व द्वारा लगाए गए अवरोध, सिंगल प्रेरकत्व की बात हो रही है तो अंतर डिफाइन हो गया, अंतर का पता लग गया आपको क्या होता है। इसमें तीनों है संयुक्त रूप से अवरोध लगाते हैं। ठीक है, प्रतिबाधा में तीनों काम करते हैं, इसमें सिर्फ प्रेरकत्व काम करता है। ठीक है, प्रेरकत्व अवरोध लगाता है, प्रेरकत्व रुकावट पैदा करता है। ठीक है, क्या, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाह में प्रेरकत्व द्वारा लगाए गए अवरोध को क्या कहते हैं, परिणाम प्रतिघात कहते हैं, इसे एक्सेल से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब शक्ति गुणांक की बात करेंगे। शक्ति गुणांक दिया हुआ है, शक्ति गुणांक का फॉर्मूला पूछा हुआ है, तो शक्ति गुणांक कोस फाई बराबर होता है R/Z। ठीक है, ये भी आप इसे लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास। घ यंग का द्विध्रुवी प्रयोग प्रकाश की किस प्रकृति की संपुष्टि करता है। यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश में दो तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम एवं 5000 एंगस्ट्रॉम सम्मिलित हैं। झिर्रियों के बीच की दूरी 10⁻³ मीटर तथा झिर्री से पर्दे की दूरी 1 मीटर है। केंद्रीय उच्चिष्ठ से न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जहां दोनों तरंग दैर्ध्यों के कारण दीप्त फ्रिंज संपाती होती है। ठीक है, दीप्त फ्रिंज संपाती होती है, ये कंडीशन दे दी इसने। अब चलो हम देखेंगे हमारे पास क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, स्मॉल डी की, छोटी डी क्या दी हुई है हमारे पास, बताएंगे, 10⁻³ मीटर। ठीक है, झिर्रियों के बीच की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, छोटी डी से, कितनी दी हुई है, 10⁻³ मीटर। ठीक है, तथा झिर्री से पर्दे की दूरी यानी कैपिटल डी, ये कितनी दी हुई है, 1 मीटर। ये कितनी दी हुई है, 1 मीटर दी हुई। ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ठ से न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी, यानी एक्स का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना, एक्स का मान ज्ञात करना। कब ज्ञात करना, जहां दोनों तरंग दैर्ध्यों के कारण दीप्त फ्रिंज संपाती होती है। दीप्त फ्रिंज क्या होती है, संपाती होती है। चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले संपाती होने की कंडीशन देखते हैं क्या होती है। क्या होती है, फ्रिंजों के संपाती
होने पर क्या कंडीशन होगी, क्या होता है, लिखेंगे फॉर्मूला n1 d लैम्डा 1 बटे d बराबर होता है n2 d लैम्डा 2 बटे d। ठीक है, ये क्या है, ये कंडीशन है, ये क्या है, ये कंडीशन है संपाती होने की। ठीक है, जब संपाती है तो इनमें d, ये d और ये d लगभग मतलब बराबर होती हैं, क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, ये n1 अलग होता है, लैम्डा 1 अलग होता है, इसलिए 1 1 लिया है, इसलिए 1 1 लिया। अगर सेम होती है तो हम n लिखते हैं और लैम्डा लिखते हैं, जैसे हमने d लिखा, यहाँ भी d लिखा, यहाँ भी d लिखा, यहाँ भी d लिखा। लैम्डा देखो यहाँ n1 भी अलग होता है, n2 भी अलग होगा, लैम्डा 1 भी अलग है, लैम्डा 2 भी अलग है। देखो 6000 है, एक 5000 है। ठीक है, तो अब d से ये d कट जाएगा, इस d से ये d कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास जो लैम्डा 1 का मान है वो कितना है, 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम के क्या बना लेंगे, मीटर, कितना बचेगा, 10⁻⁻10 मीटर। लैम्डा 2 बराबर हमारे पास क्या है, 5000 एंगस्ट्रॉम, और इसके भी मीटर बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5000 गुना 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, जब भी हम एंगस्ट्रॉम के मीटर बनाएंगे तो 10⁻⁻10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, लैम्डा 2 लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का मान पता लग गया हमें, तो रख देंगे यहाँ पर। लैम्डा 1 की जगह क्या रखेंगे, n1, लैम्डा 1 की जगह क्या रखेंगे, 6000, गुणा का चिन्ह लगा देंगे, 6000 गुना 10⁻⁻10 बराबर n2, लैम्डा 2 की जगह रखेंगे 5000 गुना 10⁻⁻10। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 10⁻2 से 10⁻10 से 10⁻10 कट जाएगा, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, क्या बचेगा आपके पास, n1 गुना 6 बराबर n2 गुना 5। ठीक है, n2 गुना 5, या हम क्या लिख सकते हैं, 6 को पहले लिख लो, 5 को बाद में लिख लो, या क्या लिख सकते हैं, 6n1 बराबर 6 की n में गुणा करेंगे 6n1, 5 की n2 में गुणा करेंगे 5n2, ये आ गया आपके पास। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है सबको। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि ये जो 6n1 है ये किसके बराबर है, 5n2 के बराबर है। ठीक है, यानी जब हम 6 की बात कर रहे होंगे, जब हम 6 की बात कर रहे होंगे तो ये इसके 5 गुना n2 के बराबर होगी, और जब 5 गुना n2 के बराबर होगी तो जब हम 6 की बात कर रहे होंगे, समझेंगे, जब हम 6 की बात कर रहे होंगे तो हम n बराबर क्या लेंगे, 5 लेंगे, n बराबर क्या लेंगे, 5 लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, अगले सॉल्यूशन पर। तो यहाँ तक क्लियर है। चलो अब हमें निकालनी है दूरी यानी x का मान, तो x बराबर, ठीक है, x बराबर क्या होता है, n d लैम्डा बटा d। ठीक है, अब n का मान हम कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, n का मान कितना रखेंगे, हम 5 रखेंगे, और लैम्डा का मान कितना रखेंगे, लैम्डा का मान लैम्डा 2 वाला रखेंगे। क्यों, देखो जो 6, जब 6 है, 6 ले रहे हम तो किसका ले रहे, 5 लेंगे n बराबर। ठीक है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब 6 वाला ले रहे हैं हम, तरंग दे दे रही है तो 6 वाला ही तरंग दे दे रही है, लेंगे तो क्या लिखेंगे, x बराबर n का मान कितना है 5, n का मान कितना है 5, गुना d का मान कितना है, बड़ी d कितनी है आपके पास 1, गुना लैम्डा का मान कितना है 6000, गुना 10⁻⁻10 बटा d का मान कितना है छोटी 10⁻⁻3, 10⁻⁻3। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आता, बिल्कुल। चलिए 5 एकम 5 है, x बराबर आ जाएगा 5 गुना, ये जो 10 की पावर, इसे 6000 है, 6000 को क्या लिखा जा सकता है, 6000 को लिखा जा सकता है 6 गुना 10⁻3 प्लस के, लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। समझ रहे मेरी बात, लिख दिया, 6 अलग और 10⁻3 अलग। ठीक है, क्योंकि 10⁻3 का मतलब क्या होता है 1000, और 1000 की 6000 से गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 6000। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। कुछ समझ में आया तो कमेंट कर देंगे -10 बटा में आपके पास आएगा 10⁻3। ठीक है, क्या आएगा -3, माइनस है भाई, ये -3, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये कहे का है, माइनस का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब 5 छंग 30, 5 छंग हो जाएगा 30, इन दोनों की गुणा जब हमने करी तो आया हमारे पास 30, इसे ऊपर लेके गए तो ये हो गया प्लस का, तो ये हो जाएगा 10⁻3 प्लस 10⁻10 प्लस गुणा 10⁻3। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, समझने की बात करेंगे, और ये थोड़ा अलग है इससे, कभी इसमें
इसे घुसा दो। तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास अब, ठीक है, दिख रहा है ना क्लियर। चलिए अब ये 30 गुना 10⁻3, ये गुना 10⁻−10 और गुना 10⁻3। अब देखते हैं हम, अब कहाँ लिखूं इसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, साफ कर देता हूं मैं इसे। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब ये हो गया हमारे पास 30 गुना 3, ये भी प्लस का है, 3 ये भी प्लस का है, तो 10⁻6 होगी प्लस की और 10⁻10 होगी माइनस की। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बराबर 30 को क्या लिखा जा सकता है? अब अगर हम 30 की बात करें, 30 को क्या लिखा जा सकता है? 30 को लिखा जा सकता है 3 गुना 10, 10 का मतलब 10⁻1 प्लस की, ठीक है, और गुना 10⁻6 गुना 10⁻−10। क्लियर है ना? समझ रहे? एक एक चीज बता रहा मैं, ठीक है। 30 को क्या लिखा? 3 गुना 10, यानी 10 का मतलब क्या है? 10⁻1 है ये प्लस की, ठीक है, क्लियर। तो बराबर 3 गुना, ये एक ही है और 6 ही है, कितने हो गए? 7, 10⁻7 गुना 10⁻−10। क्लियर। अब बराबर 3 गुना, ये 7 प्लस के हैं, 10 है माइनस के, तो कितने बचेंगे आपके पास? -3 बचेंगे, ठीक है। या तो ये आप छोड़ दो यहीं, तो फिर अगर आपको मिमी में, क्योंकि मिमी में आंसर दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे 3 मिमी। इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है? मिमी। 10⁻−3 को क्या लिखा जा सकता है? मिमी। यही इसका आंसर होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे। कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अथवा में दिया हुआ क्वेश्चन है, या तो वो करना था इससे पहले वाला, या ये करना था, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन? प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? यह प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है? किसी धातु के लिए दहली आवृत्ति 3.3 गुना 10⁻14 हर्ट्ज है। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति 8.2 गुना 10⁻14 हर्ट्ज हो, तब निरोधी विभव क्या होगा? धातु के कार्यफलन की भी गणना कीजिए, ठीक है। करेंगे सोल्व बहुत अच्छे तरीके से। क्या दिया हुआ है सबसे पहले देखते हैं हम। इसने क्या कहा? सबसे पहले इसने कहा प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है ये हमने करा दी थी, पहले भी करा दी है कई बार। ये कराई थी सेट नंबर 2 में भी कराई थी, सेट नंबर 2 के 7th क्वेश्चन में, तो आप वहां पर इसे देख सकते हैं। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है, ठीक है। किसी धातु के लिए दहली आवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं V0 से। कितना दिया हुआ है? 3.3 गुना 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। और यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति, यानी आवृत्ति सिंपल आवृत्ति यानी V बराबर कितना? 8.2 गुना 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। ये 8.2 गुना 10⁻14 हर्ट्ज, और ये कितनी है? 3.3 गुना 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसने पूछा है निरोधी विभव और कार्यफलन, तो कार्यफलन निकाल देंगे सबसे पहले। कार्यफलन W बराबर क्या होता है? HV0, ठीक है। तो आप देखेंगे H का मान कितना होता है? 6.6 गुना 10⁻−34, ठीक है। ये किसका मान होता है? H का। पेपर पे भी लिखा हुआ होता है, बोर्ड का जो पेपर होता है आपका, उसके पीछे सारे मान दिए हुए होते हैं। अगर नहीं भी दिए हुए तब भी आप याद रखेंगे इसे, ठीक है। याद रखना अच्छी बात है। V0 बराबर क्या दिया हुआ है? 3.3 गुना 10⁻14, ठीक है। क्लियर है? तो इन दोनों की गुणा करेंगे। चलिए गुणा करेंगे और आंसर बताएंगे क्या आएगा। 6.6 की और 3.3 की गुणा करेंगे। चलो मैं करके दिखाता हूँ। 6.6 से 3.3 की गुणा करेंगे। 3 तिया 18, 18 का 8 हासिल 1, 6 18 और 1 19। अब इसे करेंगे 891, यही आएगा सेम। 8 8 दूनी 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 10 और 1 11 का 1 हासिल 1 11 2, ठीक है। तो 2 अंकों के बाद पॉइंट, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, कितने अंकों के बाद पॉइंट लगेगा? 2 के 1 2 यहाँ पर 21.78, ये आ जाएगा आपके पास 21.78, ठीक है। ये आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ठीक है। जूल अभी देखेंगे, जूल में तो आएगा ये। 10⁻34 ये है माइनस के और 14 है प्लस के, तो क्या बचेगा? 20 बचेगा। 10⁻−20 जूल, ठीक है। अगर हम इसे यहाँ पर लिखते हैं 2.178, यानी ये पॉइंट इधर लेके जाते हैं तो ये घट जाएगी एक पावर, तो इसे क्या लिखेंगे हम? 10⁻−19 जूल, ठीक है। क्लियर है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका पहला तो कार्यफलन वाला। फिर इसने पूछा निरोधी विभव क्या होगा। एक इसने पूछा क्या? निरोधी विभव भी पूछा है। तो निरोधी विभव जो होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है?
वी नॉट बराबर एच वी बटा ई, ठीक है, एच वी बटा ई। अब h का मान भी हमें पता है 6.6 गुना 10 की पावर माइनस 34। v का मान भी हमारे पास दिया हुआ है 8.2 गुना 10 की पावर 14, लिख लिया, h का मान रख लिया, v का मान रख लिया, दिया हुआ है, बटा e का मान हमें पता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 होता है, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए अब करेंगे, काट दो इसे, एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ है, एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ है, काट दो इसे, ठीक है। अब ये बन गया 66, ये बन गया 16, 2 से काटेंगे से कितना हो जाएगा, ये 33, और इसे 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 8, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक तो। चलिए अब इधर ले आओ इसे, ये हो जाएगा 33 गुना 10 की पावर, देखो ये 34 है माइनस के, ये प्लस के है 14, तो कितने बचेंगे माइनस के 20, ठीक है, हाँ माइनस के 20 बच जाएंगे, 34 माइनस के हैं, 14 प्लस के हैं, घटा देंगे तो कितने बचेंगे 20, ठीक है, गुना 8.2 बटा, और तो कुछ नहीं बचा 8, इसे ऊपर लेके चले जाओ, ये ऊपर जाते ही कहीं का हो जाएगा प्लस का 19, ये कहीं का हो जाएगा प्लस का 19, क्लियर दिख रहा ना भाई, ठीक है, 19 हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ भी एक अंक के बाद पॉइंट है, इसे पॉइंट को भी हटा देते हैं अगर, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा 82, क्योंकि पॉइंट तो हट चुका, तो इसे 2 से काटेंगे तो ये बन जाएगा 41, 2 चौका 2 एकम 2, और इसे 2 से काटेंगे बन जाएगा 4, ठीक है, अब और छोटा हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, अब किसी पर नहीं कटता है, ठीक है, अब क्या करेंगे 33 की और 41 की गुणा करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे 33 की और 41 की गुणा करेंगे, तो करेंगे 33 और 41 की गुणा, यहाँ पर कर देंगे 41 और 33, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक है, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 3 5 3 1, ये आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा 1353, और गुणा, अब देखो ये 20 मतलब माइनस के, ये प्लस के कितने हैं 19, तो माइनस का क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है, बटे 4 गुना 10, 4 गुना 10, ठीक है, 4 गुना 10 बचेगा, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, साफ कर दूंगा मैं ऊपर से, तो क्या कर देते हैं हम, ठीक है, इस 4 से इसे भाग कर देंगे, 1353 को 4 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 तिया 12, ठीक है, क्या आएगा 4 तिया 12, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक तो। फिर आगे चलेंगे, कितना बचेगा 1, उतारेंगे 5, ठीक है, अब फिर 3 पर चलेगा, 4 तिया 12, कितने बचेंगे आपके पास ये 3 बच जाएंगे, उतारेंगे फिर 3, ठीक है, अब क्या पे चलेगा बताएंगे, क्या पे चलेगा 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 8 32, तो कितने बचेंगे 1 बचेगा, 1 बचेगा, अब 1 बचेगा, अब पाड़ा चलता नहीं, पॉइंट लगा देंगे और 0 बढ़ा देंगे, 4 दूनी 8, बस इतना ही काफी है, तो आ जाएगा आपके पास 338.2, ठीक है, और पावर देखेंगे अब, ये है हमारे पास किसकी, यहाँ देखेंगे किसकी पावर है, इसे क्या बोल लेंगे, इसका तो सॉल्यूशन हमने कर लिया, इसका सॉल्यूशन कितना आया 338.2, अब ये है 10 की पावर प्लस में, इसे क्या माना जाएगा +1, और जब ये ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी माइनस की, 10 की पावर -1, और एक -1 प्लस की है, ऊपर जाते ही क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, ठीक है, तो क्या लिखेंगे 338.2 गुना 1 और 1 2, 10 की पावर -2, क्लियर। अब ये -2 है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, अगर हमें इसे हटाना है यहाँ से, तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, 2 पावर है, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ 2 अंकों के बाद, यानी 1 2 2 अंक सरक जाएगा ये पॉइंट, और हम इसे लिखेंगे 3.38, बस इतना ही काफी है, पूरा 10 की पावर माइनस के 10 की पावर तो हट जाएगी, अब तो क्या रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ 3.38 रह जाएगा वोल्ट, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा, क्लियर है भाई। तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे, ठीक है, कई जगह ये गलत भी दिया हुआ है आंसर, तो आप अपने मेथड पर रहेंगे, ठीक है, उसका ध्यान रखेंगे, उस गलत आंसर पर नहीं जाएंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, डे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निगमन कीजिए जब
इसकी प्लेटों के बीच आंशिक परावैद्युत माध्यम की प्लेट रखी हो। ठीक है, तो इसका ये चित्र बना लेंगे। ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये क्या है प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये टी है यहाँ से यहाँ तक की, और ये अंदर अंदर की डी है। ठीक है, अब ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस। ठीक है, ये चित्र बना लेंगे सिंपल सा। अब करेंगे इसका सॉल्यूशन, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, 2-3 लाइनों में इसे सोल्व कर देंगे हम, एक एक चीज बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले फॉर्मूले याद रखेंगे 2-3 इसके लिए। प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता E0 बराबर फॉर्मूला होता है Q/ε0A। ठीक है भाई, चलिए अब परावैद्युत माध्यम में वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, E बराबर Q/K/ε0A। ठीक है, अब लिखेंगे, ये 2 फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। ठीक है, और इन्हीं 2 फॉर्मूले पर ये क्वेश्चन डिपेंड है। ठीक है, पूरा का पूरा। तो लिखेंगे, यदि प्लेटों P1 व P2 के बीच विभवांतर V हो, तब विभवांतर V हो तब V बराबर फॉर्मूला होता है E0 D-T प्लस ET। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में E0 की जगह E0 का ये मान रखेंगे, E की जगह ये E का ये मान रखेंगे। ठीक है, क्लियर है, यही रखेंगे। तो लिख देंगे, यहाँ समीकरण 1 है, ये मान लेंगे। समीकरण 1 में E0 व E का मान रखने पर, ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, E0 की जगह रखेंगे E0 का मान Q/ε0A। ठीक है, तो रखेंगे Q/ε0A। क्लियर, फिर D-T ये तो ही, फिर प्लस E की जगह क्या रखेंगे, Q/K/ε0A रख दिया, T इसके साथ ही है ही। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब जो कॉमन है वो निकाल लेंगे बाहर। कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, Q आ रहा है, ऊपर से Q और नीचे से ε0A ये कॉमन में ले लेंगे आप। क्या ले लेंगे, कॉमन में ले लेंगे। जब ये कॉमन में लिया हमने, ये तो कॉमन में चला गया, ये भी कॉमन में चला गया, क्या बचेगा, D-T बचेगा अंदर। ठीक है, ये तो कॉमन में चला गया, प्लस प्लस ऊपर बचेगा T, नीचे बचेगा K, ये तो कॉमन में चला गया, T/K। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए बढ़ते हैं अब आगे, ये साफ कर देते हैं एक्स्ट्रा, फिर बढ़ेंगे आगे। अब हमने ये साफ कर दिया। ठीक है, अब V बराबर हमारे पास ये आ गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब चलो, अब हमें निकालनी है संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q/V। अब ये जो V का मान आया, ये कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो लिख देंगे समीकरण 2 ये है, तो ये है समीकरण 3 मान लेंगे इसे। तो समीकरण 2 से समीकरण 3 में V का मान रखने पर रखेंगे मान इसका, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V की जगह क्या रखेंगे, ये Q/ε0A D-T प्लस T/K रख देंगे। रखो,
तो इसकी जगह रखते हैं क्यू बटा एप्सिलॉन 0 ए, ठीक है। यहाँ हो जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बटा के। क्लियर? ये देखो इसकी जगह पूरा v का जो ये मान था ये कहाँ रख दिया, v का मान पूरा का पूरा इस v की जगह रख दिया, तो c बराबर आ गया क्यू बटे ये आ गया, ठीक है। अब क्यू से क्यू कट जाएगा, ये कहाँ जाएगा अब ऊपर, तो c बराबर एप्सिलॉन 0 ए, ये तो ऊपर चला जाएगा, बटे नीचे क्या बचेगा d माइनस टी प्लस टी बटा के, टी बटा के, और मात्रक होता है इसका फैराड। तो यही इसका आंसर होगा। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे। कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, खंड ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, दिए गए परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए नंबर 1 संयोजन की तुल्यधारिता, नंबर 2 संयोजन की कुल संचित ऊर्जा, ठीक है। ये ज्ञात करनी है हम, ठीक है। दिया हुआ है C1 10 माइक्रोफैरड, C2 20 माइक्रोफैरड, C3 20 माइक्रोफैरड, ये 20 वोल्ट है, ये C4 दिया हुआ है 20 माइक्रोफैरड, ठीक है। क्लियर है? इसका सॉल्यूशन करेंगे बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी, ये जो C2 है और C3 है ये कौन से क्रम में है ये देखेंगे, ठीक है। क्योंकि धारिता को और प्रतिरोध को जोड़ने का एक ही नियम होता है, ठीक है, लेकिन ये उल्टे होते हैं दोनों एक दूसरे के। प्रतिरोध अलग तरीके से जुड़ता है और धारिता अलग तरीके से जुड़ती है, लेकिन मेथड में डिफरेंस फॉर्मूले का होता है बस, ठीक है। लेकिन श्रेणी और समांतर वैसे ही देखते हैं जैसे प्रतिरोध के दिए देखे जाते हैं, ठीक है, कि कौन सा क्रम है, श्रेणी है, समांतर है, तब जाकर हम तुल्य धारिता हम निकालते हैं, ठीक है। अब C2 और C3 ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है, क्योंकि इसका जो दूसरा सिरा है इसके पहले वाले से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यही लिखेंगे हम C2 व C3 कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब धारिता का है ये, जो हमने पिछला क्वेश्चन करा था जिसमें प्रतिरोध आपको बताया था जोड़ना, उसमें श्रेणी क्रम होता, अगर प्रतिरोध होते हैं यहाँ तो डायरेक्ट जुड़ जाता है, ठीक है। प्रतिरोध होते हैं तो डायरेक्ट जुड़ जाता, यानी 20 और 20 40 हो जाता है डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता धारिता में। धारिता अगर श्रेणी क्रम में है तो वो 1/, में जुड़ेगी, यानी प्रतिरोध का उल्टा होगा, ठीक है। समझ में आई बात? तो मेथड हो जाएगा प्रतिरोध का उल्टा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 1/C' मान लेते हैं इसे, क्योंकि जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब हम C मान के इसे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 1/C' बराबर 1/C2 प्लस 1/C3, ये बन जाएगा। अब C2 C3 के मान रख देंगे, 1/C' बराबर 1/C2 कितना है 20 प्लस C3 कितना है 1/20, ठीक है, 20 ही है। तो 1/C' बराबर क्या आ जाएगा, 20 इसका आ जाएगा एलसीएम। जब 20 एलसीएम आ जाएगा 20 से 20 कटेगा, एक आएगा, एक के ऊपर गुना, सेम वही वैल्यू, और ऐसे ही इसमें सेम वही वैल्यू, ठीक है। कुछ समझ में ना आया तो कमेंट करके पूछ लेंगे एलसीएम के बारे में, ठीक है। तो 1/C' बराबर क्या आ जाएगा, 1 और 1 2/20, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 से काटेंगे क्या आ जाएगा 10। तो 1/C' बराबर 1/10। तो C' बराबर क्या आ जाएगा 10 माइक्रोफैरड है ना, माइक्रोफैरड। तो C बराबर आ जाएगा, C' बराबर आ जाएगा 10 माइक्रोफैरड। अब इन दोनों को जो सोल्व किया हमने, इन दोनों को जो सोल्व किया तो कितना आया 10 माइक्रोफैरड। अब ये 10 माइक्रोफैरड आ गया इसकी लाइन पर, ठीक है। अब ये जो 10 माइक्रोफैरड है इस C1 के साथ, इस C1 के साथ, यानी C' जो है इस C1 के साथ कौन से क्रम में होगा, समांतर क्रम में होगा। तो लिखेंगे वही समांतर क्रम में होगा, ठीक है, क्योंकि एक तो ये बनेगा ऐसा और एक ये बनेगा यहाँ पर ऐसा। ये तो है C1 यानी 10 माइक्रोफैरड और ये है C' यानी कितना निकला 10 माइक्रोफैरड। क्लियर? क्लियर? अब ऐसे लाइन पर लिखेंगे, ठीक है, इन दोनों का, तो इन दोनों को मिला लेंगे हम, एक लाइन पर आ जाएंगे, फिर इसके साथ ये श्रेणी में हो जाएगा क्योंकि सीरीज बन जाएगी, ठीक है। 10 और 10 यहाँ देखेंगे ऐसे, तो लिखेंगे पहले मेथड देखेंगे लिखने का, कैसे लिखेंगे वही लिखेंगे, 10 माइक्रोफैरड, ये भी 10 माइक्रोफैरड आया हमारे पास और ये भी 10 माइक्रोफैरड, ये ऊपर वाला 10 माइक्रोफैरड व 10 माइक्रोफैरड कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। और जब इसमें समांतर क्रम में होंगे तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, समांतर क्रम में है तब तुल्यधारिता कैसे जुड़ेगी, C" मान लो इसे, बराबर 10 और 10 20, क्योंकि अभी फाइनल नहीं निकला इसलिए डैश डूस मान रहे, 10 और 10 20, तो आ जाएगा 20 माइक्रोफैरड। क्लियर? तो C" आ जाएगा 20 माइक्रोफैरड। अब ये 20 माइक्रोफैरड इन तीनों का हो गया, इन तीनों का हो गया, ठीक है। जब इन तीनों का हो गया कुछ रहा ही नहीं, अब सीरीज ऐसे बन जाएगी, और जब सीरीज बन जाएगी तो ये दोनों कौन से क्रम में हो जाएंगे,
श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। कौन से क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में। तो 20 और 20 ये कौन सा क्रम होगा? श्रेणी क्रम होगा। ठीक है, तो वही लिखेंगे हम 20 माइक्रोफैरड व 20 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। देखो ऐसे दिखेंगे, अगर हमारे पास सीरीज में ऐसे दिखते हैं, मान लो कोई और है ही नहीं प्रतिरोध, कोई और है ही नहीं प्रतिरोध, इन सब का जोड़ के, इन सब को निकाल के हमारे पास ये बच गया आपके पास, और ये आ गया आपके पास ये प्लस माइनस। ठीक है, ये बच गए दोनों। तो ये दोनों जब इस टाइप से बच के, बीच का ये डंडा ही हट गया इसमें से। ठीक है, सिंपल भाषा में समझेंगे, बीच में से जब हट ही गया सब कुछ, तो ये दोनों ही तो रह गए। एक तो रह गया आपके पास, जब हमने इन तीनों का निकाला वो क्या आया? 20। एक तो वो रह गया 20 और एक रह गया आपके पास ये 20। चाहे तो इसे यहाँ मान लो, चाहे उसे वहां मान लो, एक ही बात। तो 20-20 रहे ना दोनों, तो एक सीरीज में ये 20-20 दोनों ही है, बस बीच में इन्हें डिवाइड करने वाला कोई नहीं रहा। ठीक है, इसलिए ये श्रेणी क्रम होगा, सीरीज बन जाएगी। ठीक है, तो समझ रहे मेरी बात? ठीक है, तो 20 और 20 श्रेणी क्रम में है, तब तुल्यधारिता। अब फाइनल रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, इसलिए लेके चलेंगे हम C। तो 1/C धारिता बराबर 1/20 प्लस 1/20, वही 20 और 20। ठीक है, अब 1/C बराबर 20 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो इसे इससे काटेंगे तो क्या आएगा? 1 1 + 1, जैसे जैसे मैं करा था। तो 1/C बराबर क्या आएगा? 2/20। तो 2 एकम 2 और 2 से काटेंगे 10, तो यानी C बराबर क्या आएगा? 10 माइक्रोफैरड। तो ये आंसर आपका आ जाएगा इसका पहला, संयोजन की तुल्यधारिता वाला। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका यहाँ तक ले लेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे। हमसे दूसरा क्या पूछा है इसने? संयोजन की कुल संचित ऊर्जा पूछी, संयोजन की कुल संचित ऊर्जा। ठीक है, तो ये होता है U बराबर 1/2 CV²। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है, स्थितिज ऊर्जा है चाहे संचित ऊर्जा है। ठीक है, तो मान रख लेंगे इसमें 1/2। C का मान कितना आया हमारे पास? 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड। V का मान कितना है हमारे पास? 20, तो गुणा 20 का स्क्वायर। ठीक है, 20 है लेकिन V का स्क्वायर है यहाँ, तो इसलिए 20 का स्क्वायर। तो 1/2 गुणा 10। ठीक है, माइक्रोफैरड को फैरड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 10⁻⁻6 से गुणा करेंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास फैरड। गुणा 20 का स्क्वायर का मतलब है 20 गुणा 20। ठीक है, इसे 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा 5 की 1 में गुणा करेंगे 5 गुणा 10⁻⁻6, और 20 की 20 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 400। ठीक है, और 400 की 5 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 5 चौक 20 और 2 जीरो और आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2000। इतना बन जाएगा 2000 गुणा 10⁻⁻6। ठीक है, अब 2000 को क्या लिखा जा सकता है? 2 गुणा 10⁻3 प्लस के। 2000 को क्या लिखा जा सकता है? 2 गुणा 10⁻3 प्लस के, ये तो लिखा जाएगा। गुणा 10⁻⁻6 ये है इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 3 प्लस के 6 माइनस के, तो माइनस के कितने बचेंगे? 3 बचेंगे, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो ये क्या है? ऊर्जा है, तो इसे लिखेंगे जूल में इसका मात्रा। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे, कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 7वां। क्या दिया हुआ है? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए, इस सिद्धांत की सहायता से प्रकाश परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, और अथवा में क्या दिया हुआ है? रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के सबसे प्रमुख निष्कर्ष का उल्लेख कीजिए, समस्थानिक, संभारिक तथा समन्यूट्रॉनिक नाभिकों को परिभाषित कीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए, इस सिद्धांत की सहायता से प्रकाश परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। ये जो कराया था हमने सेट नंबर 2 में कराया था। ये कहाँ कराया था आपको? सेट नंबर 2 के चौथे के गे में करा दिया था। ठीक है, तो आप इसे वहां से देख सकते हैं। ठीक है, 4th के गे में, सेट नंबर 2 के। अब देखेंगे दूसरा, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के सबसे प्रमुख निष्कर्ष का उल्लेख कीजिए। ये जो है यहाँ तक का जो क्वेश्चन है, ये कराया था हमने सेट नंबर 2 में ही, 9वें क्वेश्चन में। सेट नंबर 2 के 9वें क्वेश्चन में हमने ये कराया था। ठीक है, और समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक वाला जो क्वेश्चन है, ये हमने कहाँ कराया था? सेट नंबर 1 में, दूसरे के कै में हमने कराया था। ठीक है, तो आप वहां पर जाकर इसे देख सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले आप स्टार्टिंग से सेट देखते आएंगे, तब आपकी समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड हो रहे हैं, जो रिपीटेड हैं वे क्या करेंगे? हम उन्हें दोबारा नहीं कराएंगे, ना आपको दोबारा करनी है। आपको सेट नंबर 1 में जो कॉपी बना ली, वही फिर सेट नंबर 2, फिर सेट नंबर 3, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उन्हें छोड़ते चलेंगे और उन पर लिखते चलेंगे, ये इतने बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बढ़ेंगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 8?
स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण में अंतर समझाते हुए स्वप्रेरण गुणांक तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की समतल कुंडली 2 वेबर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय अक्षेत्र में 20 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। कुंडली में प्रेरित अधिकतम विद्युत वाहक बल क्या होगा? ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। ठीक है, तो ये तो हमने करा दिए थे पहले, पिछले सेटों में आपको मिल जाएंगे स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, अब देखेंगे हम न्यूमेरिकल। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की समतल कुंडली। ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की समतल कुंडली, यानी ए बराबर हमारे पास क्षेत्रफल को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। ए बराबर दिया हुआ है हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसे मीटर बनाना, तो मीटर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब हम सेंटीमीटर के मीटर बनाते हैं तो क्या करते हैं? 10⁻⁻² से गुणा कर देते हैं। लेकिन अब ये बनेगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, अगर यहाँ सेंटीमीटर होता तो चल जाता, इतना मीटर बन जाता, लेकिन यहाँ स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब है इसके साथ एक और बार 10⁻² से गुणा होगी, तब ये क्या बनेगा? मीटर ना बन के मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का जब भी दे रखा होगा तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे इसे 100 गुणा 10⁻⁻⁴। क्लियर? ये बनेगा मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? तो क्लियर है। चलिए अब देखेंगे हम और क्या दिया हुआ हमारे पास। कुंडली 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र, यानी बी बराबर कितना दिया हुआ है? 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में 20 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग कहते हैं ओमेगा को। ओमेगा बराबर दिया हुआ है 20 रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है भाई, अब इसमें मान रख देंगे हम एन बराबर, इसमें कैपिटल एन कितना है? कुंडली कुछ नहीं दिया हुआ तो एन बराबर मान के चलेंगे 1। ठीक है, फेरों की संख्या कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम देखेंगे अब हमारे पास जो फॉर्मूला है प्रेरित विद्युत वाहक बल का, अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल, ब्रैकेट में लिख लेंगे अधिकतम। जब अधिकतम की बात करेगा, मैक्सिमम की बात करेगा, तब हमारे पास होगा एन ए बी ओमेगा। ठीक है, और ये दिए हुए होंगे तो ये हम रख देंगे। तो एन का मान 1, ए का मान 100 गुणा 10⁻⁻⁴ गुणा बी का मान 2 गुणा ओमेगा का मान 20। ठीक है भाई, चलिए अब देखते हैं। 100 की 1 में करेंगे 100, ठीक है, 100 एकम 100, और 100 की 20 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 की 20 में गुणा करी 2000। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2000, वही लिखेंगे हम 2000। ठीक है, इन सब की गुणा होगी तो क्या बन गया आपके पास? 2000। अब गुणा 10⁻⁻⁴ और गुणा 2 ये भी रहता है, तो 2 के समय भी गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 4000। 2 दूनी 4, तो क्या लिखेंगे इसे? 4000 गुणा 10⁻⁻⁴। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अब क्या करेंगे? यहाँ ये 4000 है, 4000 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा, बताओ जल्दी, 10⁻³ प्लस के। ठीक है, गुणा 10⁻⁻⁴। अब देखो 4 गुणा ये 3 है प्लस के, 4 है माइनस के, कितने बचेंगे? माइनस का 1। और इस -1 का मतलब क्या है? 4/10। जब हम नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस में होती है, और जब हम नीचे से ऊपर से नीचे लेकर जाएंगे तो प्लस में होगी नीचे। ठीक है, नीचे जाकर क्या बन जाएगी? वो प्लस की पावर, यानी 10⁻1, और 1 हटाएगा तो 1 तो है ही 10। 10 क्या माना जाता है? 1 ही माना जाता है 10 की पावर। ठीक है, तो इस 10 का मतलब क्या होगा? अब इस 10 का मतलब क्या होगा? एक अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ये बन जाएगा 0.4। क्या बन जाएगा? 0.4। मात्रक इसका वोल्ट होता ही है। ठीक है, 1 0 है तो एक अंक के बाद पॉइंट है, अगर यहाँ 100 होता तो 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाता, फिर आता 4 0.0। ठीक है, ये आंसर इसका हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे। कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। इसके अथवा में है, या तो वो करना था या ये करना था। ठीक है, तो क्या है? विद्युत परिपथ से संबंधित किरचॉफ का नियम लिखिए। ठीक है, इसके साथ इसने मीटर सेतु का एक न्यूमेरिकल जोड़ा है। ठीक है, लेकिन जो मीटर सेतु है वो आपके सिलेबस में ही नहीं है, वो आपके सिलेबस से काट दी गई थी। तो ठीक है, तो अब की बार ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये गलती से दिया गया होगा। ठीक है, तो मीटर सेतु आपको नहीं करना है। तो बढ़ेंगे आगे, और ये जो है किरचॉफ के विद्युत परिपथ से संबंधित किरचॉफ के नियम, ये हमने कराई दिए थे आपको। कौन से में कराए थे? सेट नंबर 2 में, सेट नंबर 2 के 5वें के डैम करा दिए थे।
ठीक है, तो आप वहां पर इसे देख सकते हैं। ठीक है, वहां पर इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाया हुआ है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ठोसों में ऊर्जा बैंड आरेख के आधार पर चालक, अर्धचालक तथा कुचालक में अंतर की व्याख्या कीजिए। दिए गए परिपथ में आदर्श डायोड D1 व D2 में धारा का मान लिखिए। ठीक है, ये जो है ठोसों में ऊर्जा बैंड आरेख के आधार पर चालक, अर्धचालक तथा कुचालक में अंतर की व्याख्या कीजिए, ये कई बार आ चुका है। ठीक है, ये हमने पहले भी कराया था। कौन से सेट में कराया था? सेट नंबर 3 के 9वें क्वेश्चन में हमने ये करा दिया था। ठीक है, तो आप इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं। अब देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। दिए गए परिपथ में आदर्श डायोड D1 व D2 में धारा का मान लिखिए। ठीक है, D1 और D2 में धारा का मान लिखना। ये जो D2 है, ठीक है, ये जो D2 है, इस D2 का जो ये तीर है, ये कहाँ है? इधर की साइड है, यानी खब्बे हाथ की साइड है। जब हम इधर से देख रहे हैं तो ये लेफ्ट हैंड की साइड है। जब ये बाईं ओर है तो इसका मतलब ये उत्क्रम अभिनति में है, ये उत्क्रम अभिनत में है। ठीक है, जब ये उत्क्रम अभिनत में है तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, अतः इसमें धारा प्रवाहित होने वाली धारा जो होगी वो क्या होगी? शून्य होगी। तो वही लिखेंगे हम सॉल्यूशन में, क्योंकि क्या है? D2 उत्क्रम अभिनत में है, इसलिए इसमें प्रवाहित होने वाली धारा शून्य होगी। कौन सी होगी? शून्य। ठीक है, 0। कोई धारा नहीं बहेगी। अब D1 में देखते हैं। ठीक है, कहाँ में देखते हैं? D1 में। D1 में धारा I बराबर क्या होता है? फॉर्मूला V/R। ये तो पता ही है आपको। V कितना है? 2। R का मान कितना है D1 में? 10। तो इसे काटेंगे, 2 एकम 2। ऐसा करो, इसे पॉइंट यहीं लगा दो, 2/10 आ गया। ठीक है, 2 तो ये है ही। D1 वोल्ट कितना है? V का मान 2, R का मान कितना है D1 पर? 10। ठीक है, D1 वाला ही लेंगे क्योंकि D2 में तो मतलब ही नहीं रहा। तो एक अंक के, ये 2 है, ये 1 0 है नीचे, तो एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी क्या लिखेंगे? 0.2 धारा है ये, तो मात्रक लगा देंगे एम्पियर। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे। कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आज का ये जो सेट है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। मिलेंगे अब अगले सेट में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।